हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि एक सीबीसी एनालाइजर कैसे काम करता है। मैं इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इसमें कौन सा बटन दबाना है या कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है, ऐसे रिपोर्ट निकालनी है। इस वीडियो में बस मैं ये समझाऊंगा कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या क्या मैकेनिज्म होती है कि ये सेल को काउंट कर सकता है, कैसे सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बेजोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है या ये इयोसिनोफिल है, एंड कैसे ये हीमोग्लोबिन को मेजर करता है। हम इसे कुछ माइक्रोलीटर का सैंपल देते हैं और ये कुछ सेकंड्स के अंदर, लेस देन ए मिनट, हमको रिपोर्ट दे देता है सारे हमारे पैरामीटर्स जो भी हम देखना चाहते हैं उसकी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के जो पीछे साइंस लगा है इस एनालाइजर के अंदर, जो कि मैकेनिज्म बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है या पता नहीं होती, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब पहले कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह का ऑटोमेशन नहीं आया था, कोई भी एनालाइजर नहीं होता था, तो हम मैनुअली एफर्ट करते थे, सेल काउंट करते थे माइक्रोस्कोप के अंदर, देन हम रिपोर्ट करते थे। ट्रैपकिन सॉल्यूशन में ब्लड मिलाते थे, देन फिर उसे 5-10-15 मिनट के लिए रखते थे, देन फिर हम ओडी वगैरह लेते थे कैलोरीमीटर से। रेड सेल इंडाइसिस और डब्ल्यूबीसी जैसे कि न्यूट्रोफिल वगैरह काउंट करना तो पहले पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैनुअली हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देख के ही पता चलता था कि कितना क्या क्या है। तो वो उसके लिए हम जीवीपी एग्जामिनेशन करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब एक मशीन के द्वारा रिप्लेस की जा चुकी है। फ्रेंड्स, थ्री इडियट में यही तो कहा है, मशीन वो चीज़ है जो भी ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करे या फिर मिनिमाइज करे। तो इसने काफ़ी हद तक हम लोगों का काम आसान तो कर दिया है, बट इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। फायदे या नुकसान, प्लस और माइनस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं एक्चुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर, या फिर किन मेथड्स पे ये एनालाइजर्स काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इतनी सारी चीज़ें हमें डिटेक्ट करनी होती है, लाइक हीमोग्लोबिन, सेल काउंट करना होता है, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट करना होता है हमें, तो एक एनालाइजर एक जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो वो हमसे कुछ माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल तो लेता है, बट उसे अपने अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, थोड़ा थोड़ा, 2-2 माइक्रोलीटर, 1-1 माइक्रोलीटर। फिर उसको वो अपने, आपने देखा होगा कि एनालाइजर के साइड में बहुत सारे लाइसिस बफर कनेक्ट होते हैं, एक वेस्ट का कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें अंदर से फीडेड होती है और आपका सैंपल अलग अलग चैनल्स में जाता है। एक चैनल होता है हीमोग्लोबिन का, एक सेल काउंटिंग के लिए होता है, एक डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल के लिए होता है। ये अलग अलग एनालाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बहुत महंगा है तो उसमें मल्टीपल चैनल्स होंगे और ज़्यादा फैसिलिटी देगा वो। जो मिनिमल, ये बेसिक 3 चीज़ें होती हैं, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल, सेल काउंट, चाहे वो प्लेटलेट का हो, आरबीसी का हो, और हीमोग्लोबिन, जो कि हमें एक सीबीसी रिपोर्ट में मिलता है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती है, हेमाटोक्रेट, सेल इंडाइसिस, रेड सेल इंडाइसिस वगैरह, वो सारी डिराइव्ड की जा सकती है इन पैरामीटर्स के साथ, कैलकुलेशन के द्वारा। कंप्यूटराइज्ड मेथड्स होते हैं इसके, लॉरेंस मी थ्योरी बोलते हैं इसे। उन सारी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन 3 चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल काउंट्स मतलब आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, उसके लिए हम करते हैं कोल्टर प्रिंसिपल। इम्पिडेंस मेथड भी होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये जो है, जो सेल काउंटिंग होती है हमारी, 10 आरबीसी, 20 आरबीसी, 50 आरबीसी, कितनी है आरबीसी, प्लेटलेट्स कितनी है, ये सारी चीज़ें वो हमें बताती है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की। तो जो मेथड हम बाहर करते थे, चाहे वो साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड हो या फिर एसएलएस हीमोग्लोबिन मेथड हो, दैट इज सोडियम लॉरियल सल्फेट हीमोग्लोबिन मेथड हो, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें फोटोमीटर का यूज करके हम ओडी लेते हैं, बट ये सारा काम मशीन के अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है। जैसा कि बाहर हमें बहुत सारा मतलब अरेंजमेंट करके करना पड़ता था। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल, दोस्तों कैसे पता चलेगा ये न्यूट्रोफिल है, ये बेजोफिल है, ये यूसिनोफिल है, क्या सेल्स हैं? उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए थे, बट इन सारे खतरनाक नाम जो भी आपको दिख रहे हैं, वीसीएस टेक्नोलॉजी, फ्लोरोसेंट फ्लो साइटोमेट्री, मैप्स टेक्नोलॉजी, ये सारे लिटिल मॉडिफाइड और एडवांस वर्जन है फ्लो साइटोमेट्री के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फ्लो साइटोमेट्री सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें समझनी होगी सेल काउंटिंग के लिए या डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल के लिए?
तो इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इनसाइड द एनालाइजर। तो दोस्तों पहले मैकेनिज्म कोल्टर प्रिंसिपल इम्पीडेंस मेथड के बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका डाइल्यूटेड ब्लड सैंपल जो होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन से डाइल्यूट किया जाता है। जो भी माइक्रोलीटर छोटा सा आपका ब्लड का पार्ट होता है उसे डाला जाता है एक एक्सटर्नल क्यूवेट में। आप देख रहे होंगे ये जो बाहर बड़ा वाला है वो एक्सटर्नल क्यूवेट है, एक्सटर्नल क्यूवेट है ये। और इसके अंदर एक अलग से एक छोटा सा ट्यूब सा पड़ा रहता है। यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ये एक तरह का सर्किट कंप्लीट कर रहा है। नेगेटिव वाला जो है या फिर एक चार्ज का जो है वो है आपके आउटर वाले वेसल में, एक चार्ज का जो है वो है अंदर जो ट्यूब पड़ी है। इस ट्यूब के अंदर एक छोटा सा ऑरिफिस है, एक छोटा सा रास्ता है। इस रास्ते की खास बात यह है कि इससे एक सेल एक टाइम पे निकल सकता है, दो सेल साथ में नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे देखिए ये एस्पिरेशन का साइन दिखा रहा है। बेसिकली हम इनर वाले उससे एस्पिरेट करते हैं, मशीन एस्पिरेट करती है तो वहां पे वैक्यूम होता है और सारा जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जो दोनों वेसल को कनेक्ट कर रखा है एक ऑरिफिस के जरिए, तो उसमें मूवमेंट होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लूइड्स के साथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो मूव कर रहा होता है। उसके साथ साथ जो हमारा आरबीसी होता है या जो भी हमारे सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ नॉन कंडक्टिव पार्टिकल, या फिर जिनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल है। इनका एक सेंसिंग जोन होता है, उस जोन में अगर कोई भी नॉन कंडक्टिव पार्टिकल आता है जैसे कि आरबीसी या कोई भी सेल आता है तो वहां के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट डिस्प्लेस कर देता है, या फिर वहां के इलेक्ट्रोलिटिक जो एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें चेंज आ जाता है। इसी को हम इम्पिडेंस बोलते हैं। डिस्टर्बेंस इन एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सर्किट वो आपका इम्पिडेंस है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है हमारे नॉन कंडक्टिव पार्टिकल यानी कि सेल्स की वजह से, जब वो उस अपर्चर से क्रॉस करती हैं तो एक वोल्टेज चेंज आता है और एक पीक जनरेट होती है। वो जो एक पीक है वो इंडिकेट करती है एक सेल ने क्रॉस किया है। और एम्पलीट्यूड ऑफ पीक होता है, जो ये ऊंचाई है ये कितनी बड़ी जनरेट हुई, वो डिपेंड करता है कि उस सेल ने कितना वॉल्यूम वहां के एरिया का डिस्प्लेस किया या फिर कितना बड़ा उस सेल का साइज था उस पे। तो इससे हमें काउंट पता चलता है, प्लस थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि साइज ऑफ सेल क्या था। इसे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक सेंसिंग जोन है हमारा। इस जोन के अंदर आते ही वहां पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या एक एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि ये एक नॉन कंडक्टिव पार्टिकल है। तो उधर जो वोल्टेज में इंटरफेरेंस आएगा वही डेवलप करेगा एक पीक को। वन पीक इज इक्वल टू होता है एक सेल ने क्रॉस किया। ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 3 से 4,000 सेल्स क्रॉस कर लेते हैं और फिर कंप्यूटर मेथड्स की वजह से हमें हमारा सेल काउंट मिल जाता है। आई होप इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मशीन के अंदर कहानी कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, तो प्रिंसिपल वही है। यहाँ पे भी आप वही देख सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और मशीन के अंदर अलग अलग क्यूवेट्स होती हैं, वेसल हो सकती है अलग अलग चीज़ों के लिए। बाद में डेटा कंप्यूटर की लैंग्वेज में फॉर्म होके आपको डिस्प्ले होता है ऑन द मॉनिटर। तो अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं कि सेल काउंटिंग। तो इस प्रिंसिपल के बेस पे हमने देख ली कि कैसे सेल काउंटिंग होती है। दूसरा मैकेनिज्म होता है दोस्तों सेल काउंटिंग प्लस सेल को आइडेंटिफाई करना, उसका साइज, शेप, अंदर उसके क्या है, वो सारी चीजें वो हम करते हैं फ्लो साइटोमेट्री की मदद से। फ्लो साइटोमेट्री दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगता है, बट इट इज नथिंग। व्हाट इज फ्लो साइटोमेट्री? फ्लो मतलब सेल्स इन मोशन। जो भी सेल्स हैं हमारे वो मोशन में है, वो मूव कर रहे हैं। साइटो मतलब सेल्स, मेट्री मतलब मीजर, दैट इज मेजरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल व्हाइल इन फ्लूइड स्ट्रीम।
मतलब हम सेल्स की प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं इन द फ्लूइड स्ट्रीम, एक फ्लूइड स्ट्रीम में। अब इसमें देखिए सेम चीज हो रही है, एक एक करके सेल गिर रहा है। यहाँ पे हमारा एक लेजर लगा हुआ है, जैसे ही वो सेल उस लेजर के सामने से गुजरता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है प्लस उसकी साइज शेप क्या है वो हमें पता चल जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इसमें एनालाइजर का एक चैनल इस तरह से होता है कि सारे सेल्स, सिंगल सिंगल सेल्स एक एक करके एक लेजर से होके गुजरते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। वो लेजर लाइट जब उनके सामने से कोई भी सेल्स गुजरता है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, कुछ आगे निकल जाती हैं, कुछ साइड में चली जाती हैं और कुछ इधर उधर मल्टीपल साइड भी चली जाती है। वो अलग टेक्नोलॉजी होती है, थोड़ी सी एडवांस, थोड़ी सी मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी होती है। तो हम बेसिक लेंगे, मतलब फॉरवर्ड स्कैटरिंग दैट इज आगे की तरफ, प्लस साइड स्कैटरिंग मतलब साइड की तरफ। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमें पता चलता है कि ये न्यूट्रोफिल है या ये बेसोफिल है, या इसके अंदर न्यूक्लियस है नहीं है, कितनी कॉम्प्लेक्स है ये सेल। तो इन चीजों के बारे में मैं आपको अब आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइट स्कैटरिंग, जो भी हमारा वो लेजर है, सपोज यहां से सेल गिर रहा है, आपका सेल आया, ये लेजर लाइट थी हमारी जो लाइट सोर्स था। सेल आया तो ये फॉरवर्ड स्कैटर हुआ, तो उससे हमें जो सामने की तरफ स्कैटरिंग हुई उससे हमें ये पता चला कि सेल कितना बड़ा था, उसका साइज शेप क्या था। तो इसमें स्कैटरिंग हुई 0.5 डिग्री, मतलब माइल्ड एंगल डेविएशन हुई लाइट सोर्स की। इससे हमें सेल के साइज एंड शेप का पता चलता है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सामने ही चली जाएगी सारी, कुछ उसके अंदर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस था या लोब से, उनकी वजह से साइड में भी स्कैटर होंगी। जो हमारी लाइट है वो साइड में भी जाएगी। साइड का एंगल तो बड़ा होगा, वो होता है 15 से लेके 150 डिग्री तक। तो ये हमें बताता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और ग्रैन्युलरिटी के बारे में, जिसमें ज्यादा ग्रैन्यूल्स होंगे या फिर अंदर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, जैसे बेसोफिल वगैरह। तो उसका स्कैटर क्या पता ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है। तो ये चीज बताती है किस तरह का सेल हो सकता है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग हमें बताएगी साइज एंड शेप, सेल कितना बड़ा था, उसका शेप कैसा था। साइड स्कैटर बताता है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी थी, ग्रैन्युलरिटी कैसी थी। ये जो चीजें हैं ये हमें पता चलती है फ्लो साइटोमेट्री की मदद से। अब फ्लो साइटोमेट्री में भी बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, मॉडिफिकेशन हुए, जिनके नाम मैंने आपको पहले दिखाए थे। मैप्स हो गया, फ्लोरोसेंट वाली फ्लो साइटोमेट्री होगी। उसमें क्या होता है, ये जैसे एक रिसेप्टर है, इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। वो जो भी जितने भी एंगल्स पे डेविएशन होती है सबको कैच करता है, छोटी से छोटी डिटेल्स को भी बताने की कोशिश करता है। ये सारी एडवांसमेंट और जो भी मॉडिफिकेशन हमारी बेसिक फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक में की गई थी। क्योंकि इन कंपनियों के पास बेशुमार पैसा होता है, तो ये इस तरह की रिसर्च एंड इनोवेशन करती रहती है, जिससे मल्टीपल काइंड्स ऑफ फ्लो साइटोमेट्री हमें देखने को मिलती है। बट बेसिक प्रिंसिपल सबका यही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब होल ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, हम उनका स्कैटर ग्राफ, या फिर आपने देखा होगा जब सीबीसी की रिपोर्ट निकलती है उसके साथ में कुछ डॉट प्लॉट्स भी निकलते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस मैं आपसे करता हूँ। ग्रेन्युलोसाइट्स, अब मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड स्कैटर जो होता है वो साइज एंड शेप को बताता है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स का जो साइज है वो आरबीसी से तो ज्यादा ही है, तो इस साइड में भी आगे आ गई, ठीक है। एंड क्योंकि वो ग्रैन्युलर है, हाईली ग्रैन्युलर है, वो उसमें इंटरनली बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ग्रैन्यूल्स हैं, तो वो साइड स्कैटर में भी हाई पे जाएगा, तो उसकी पॉपुलेशन ये अलग हो गई। तो ये है ग्रैन्युलोसाइट्स के लिए। अभी मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स में अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो इस ग्राफ के नीचे वाले हिस्से में रहते हैं। बट क्योंकि मोनोसाइट्स इज द लार्जेस्ट वन ब्लड सेल, तो वो इस फॉरवर्ड स्कैटर में थोड़ा आगे आ जाता है। वहीं बात करें लिम्फोसाइट की, वो आरबीसी से थोड़ा सा बड़ा होता है, बस स्मॉल एंड लार्ज में
स्मॉल तो ऑलमोस्ट आरबीसी जितना ही होता है, तो वो नीचे ही आ गया क्योंकि उसमें ग्रैन्यूल या फिर कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, प्लस उसका साइज भी आरबीसी के थोड़ा सा 19-20 ही है। तो ये स्कैटर डायग्राम देखते ही हमें समझ जाना चाहिए, लाइक पॉपुलेशन ये याद हो जाता है जब आप मल्टीपल टाइम देखते हो सीबीसी रिपोर्ट को। तो आई होप फ्लो साइटोमेट्री बेसिक्स आपको समझ आ गया हो, जो कि चैनल्स में इन्वॉल्व होती है, जो भी हमारा सेल काउंटर होता है या फिर सीबीसी एनालाइजर होता है। अदर पैरामीटर्स ऑफ सीबीसी जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, जैसे कि हम लोग साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड यूज करते थे, तो यहाँ पे उसमें आपने देखा होगा ड्रैपकिन सॉल्यूशन के अंदर KCN होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है। तो साइनाइड का जो डिस्पोजल होता है या वेस्ट में, साइनाइड आपको पता है बहुत ही पॉइजनस होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए इनोवेशन लेके आए कि साइनाइड फ्री मैकेनिज्म हमारा होगा। थोड़ी सी मॉडिफाइड मेथड है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड की, बट अगेन इसमें कुछ नहीं होता, वही फोटोमेट्री बेस्ड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों सारी चीज़ें जैसे कि हिमेटोक्रिट, रेड सेल इंडिसिस, प्लेटलेट इंडिसिस, या फिर आपने और भी पैरामीटर्स नीचे परसेंटेज या फिर ये सब चीज़ें लिखी होगी, वो सारी बेस्ड होती है कंप्यूटर कैलकुलेशन पे, जो भी हमारे पुराने पिछले पैरामीटर जो हमने निकाले हैं, मेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनके बेस पे, वो कैलकुलेशन के बेस पे निकाली जाती है। द लॉरेंस मीन थ्योरी इज प्रिंसिपल बिहाइंड दिस कैलकुलेशन यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द एनालाइजर्स। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे एक सेल काउंटर या फिर एक सीबीसी एनालाइजर काम करता है और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें हमारी रिपोर्ट हाथ में दे देता है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये कोगुलेशन एनालाइजर कैसे काम करता है, कैसे वो क्लॉट को डिटेक्ट करता है और हमें एक्यूरेट एपीटीटी, पीटी जैसी रिपोर्ट्स दे देता है। तो वो वीडियो भी जाके देखिए, लिंक आपके सामने है। Thank you so much for watching.